सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम ये जो क्लास लेकर के आए हैं ये हिंदी साहित्य की क्लास है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। और हिंदी साहित्य की जो आपकी मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, उस अंतरा भाग 2 का चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह का परिचय हमने देख लिया था। केदारनाथ सिंह की 2 कविताएं आपके संकलित है, बनारस और दिशा। उसमें से बनारस कविता का सारांश भी हमने देख लिया था। आज की इस कक्षा में हम बनारस कविता की सप्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य का पूरा जो है सिलेबस इस पर करवाया जा रहा है। देखते हैं व्याख्या। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बनारस कविता से ली गई है या उद्धृत है। इस कविता के रचयिता केदारनाथ सिंह है। इस कविता में जो प्राचीन शहर है बनारस, उसका वर्णन किया गया है। बनारस से मिथकीय धारणा को जोड़ा गया है और प्राचीनता और नवीनता के संगम पर बैठे हुए उस बनारस का यहाँ वर्णन किया गया। तो देखिए, यहाँ बनारस के लोगों की विशिष्टता का वर्णन है। एक तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बनारस शहर और बनारस शहर में निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी विशिष्टता का वर्णन है। एक बार हम यहाँ इसका वाचन कर लेते हैं। इस शहर में समझ में आ गया कौन सा शहर? बनारस, जो यूपी का शहर है। आज का वाराणसी, बनारस प्राचीन काल का काशी कहलाता था। गंगा नदी वहाँ है, पवित्र नदी है, इसलिए मोक्ष की अवधारणा उससे जुड़ी हुई है। और काशी नाम लेते ही काशी विश्वनाथ जो यानी शिव की जो नगरी है, उससे भी एक मिथकीय धारणा जुड़ी हुई है। इस शहर में वसंत अचानक आता है। तो वसंत का आगमन बताया। देखिए, वसंत का आगमन आपको पता होना चाहिए। वसंत को हम कहते हैं ऋतुराज, ऋतुओं का राजा कहा वसंत को। और ये जब आपने देखा होगा कि जो बसंत पंचमी होती है वो माघ शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है। उसके बाद जो होली के आसपास का समय होता है, जिसमें पेड़ पौधों पर नए पत्ते खिलने लग जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, नए पुष्प आते हैं, वो वसंत का महीना होता है। चारों तरफ एक मनमोहक वातावरण बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, वसंत जब प्रकृति में आता है, प्रकृति में बदलाव होता है। वो कैसे होता है? धीरे धीरे। जब वसंत ऋतु आएगी तो प्रकृति में बदलाव कैसे करेगी? धीरे धीरे। और यहां पर बनारस में अचानक बदलाव। बनारस में जो बदलाव हो रहा है वो कैसा हो रहा है? अचानक हो रहा है। ऋतु वो ये बसंत, लेकिन कवि का मन प्राकृतिक सौंदर्य में नहीं रम रहा है। प्रकृति की ओर कवि जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि कवि कहाँ जाना चाहता है? कवि का ध्यान केवल और केवल बनारस शहर की तरफ है। इसलिए चाहे ऋतुराज वसंत है, फिर भी प्रकृति का वर्णन कवि यहाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि कवि का वर्णन करने का जो मूल उद्देश्य है, जो प्रधान उसकी सोच है, वो है बनारस शहर का वर्णन करना। तो ध्यान दीजिए, इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है।
जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है गांठ का आखिरी पत्थर, कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो ध्यान दीजिए, कवि केदारनाथ सिंह यहाँ बनारस की विशिष्टता, बनारस के लोगों की विशिष्टता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वसंत का आगमन बनारस में कैसे हो रहा है। वसंत जो ऋतुराज है और जो वसंत पंचमी के बाद प्रकृति में जो बदलाव होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, लेकिन बनारस में जो वसंत ऋतु आ रही है वो अचानक आ रही है। एकाएक बनारस में बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि आपको बनारस नाम, ये जो बनारस नाम है, बनारस नाम से आपको पता चल जाना चाहिए ये साहित्यिक नगरी है, ये सांस्कृतिक नगरी है और ये धार्मिक नगरी है। और ये सब का जो आयोजन होता है ये वसंत ऋतु में होता है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। प्रकृति में जब वसंत आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है, और बनारस में जब वसंत आ रहा वो अचानक आ रहा है, क्योंकि बनारस शहर की विशेषता है कि वो एक साहित्यिक नगरी है, वो एक सांस्कृतिक नगरी है, वो एक धार्मिक नगरी है। धर्म से जुड़ी हुई है, आस्था से जुड़ी हुई है, श्रद्धा से जुड़ी हुई है। तो यहां पर जो धार्मिक आयोजन है, जो सांस्कृतिक आयोजन है, उन आयोजनों का जो प्रारंभ होता है आपके वसंत के आगमन से। इसलिए कवि यहां कहना चाह रहा है कि जैसे ही वसंत ऋतु आती है लोग इन आयोजनों की ओर उमड़ने लग जाते हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि वसंत बनारस में अचानक आता है। और जब आता है तो मैंने देखा लहर तारा या मडुआडीह की तरफ से आता है। तो लहर तारा और मडुआडीह क्या है? ये मोहल्ले हैं। बनारस के मोहल्लों के नाम है लहर तारा और मडुआडीह है। यानी जब साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों का जो आगाज होता है वो इन्हीं मोहल्लों से होता है। इसलिए कवि ये यहाँ एक उम्मीद कर रहा है, कवि एक कल्पना कर रहा है कि वो वसंत का आगमन कौन से तरफ से मान रहा है। लहर तारा और मडुआडीह जिस तरफ मोहल्ले हैं उन मोहल्लों से वसंत का आगमन हो रहा है। उड़ता है धूल का एक बवंडर। जाहिर सी बात है कि इन आयोजनों में जो भीड़ जमा होगी, जो भीड़ इकट्ठी होगी, उन भीड़ की इकट्ठी होने से वहां धूल उड़ेगी और धूल का एक बवंडर बनेगा। इसलिए कवि ये कह रहा है कि जब वसंत का आगमन होता है तो इन्हीं मोहल्लों की तरफ से धूल का बवंडर उठता है। अर्थात साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले लोगों की जो भीड़ है, जो श्रद्धालु हैं, जो आस्थावान हैं, वो सब इसी तरफ से भीड़ में आते हैं और उनके चरणों से जो धूल आकाश में उड़ती है, कवि ने उसको बवंडर की संज्ञा दी है और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। और ये पुराना शहर है, पुराना शहर जो बनारस है, इसका पुराना नाम क्या है? काशी। पुराना नाम क्या है? काशी। तो इस पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जिस प्रकार भोजन में आपके कोई रेत आ जाए और आपके मुंह में किरकिराहट हो जाती है, इसी प्रकार वसंत के आगमन पर इस शहर, जो ये प्राचीन शहर है काशी, यहां जो है सुगबुगाहट होने लगती है। किरकिराना का मतलब लोगों में सुगबुगाहट होने लगती है। अब लोग ये सोच लेते हैं कि अब ये हमारा जो अनुकूल समय आ गया है, अब यहाँ किसी न किसी कार्यक्रम का हम आयोजन कर सकते हैं। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता पचकियां। और जब ये वसंत का आगमन होता है, धार्मिक आयोजनों को लेकर के जो कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें सुगबुगाता है। सुगबुगाता का मतलब क्या? जो है वह सुगबुगाता है। यानी यह सुगबुगाने का अर्थ हम लेंगे जागने की क्रिया से। इसका कठिन शब्द देखते हैं तो जागने की क्रिया। और जो पचकियां हैं, पचकियां का अर्थ है अंकुरण। ध्यान दीजिए, जब ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तो इन कार्यक्रम में
जो कलाकार हैं, जो धार्मिक लोग हैं, कलाकार ले लो, धार्मिक लोग ले लो, जो इतने दिन पर्दे के पीछे थे, वो ही लोग अब जाग जाते हैं, उनको लग जाता है कि अब जो अनुकूल समय आ गया है, हमें हमारी कला का प्रदर्शन यहां करना चाहिए। जो है वह सुख भुगाता है, अर्थात जिसमें टैलेंट है, जो व्यक्ति अच्छा कलाकार है, धार्मिक क्रियाओं में प्रवृत्त है, वह व्यक्ति जाग जाता है, उसे अब लग जाता है कि मुझे अब अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है और मैं इस पर अपनी जो पुराना जितना भी उसके अंदर ज्ञान है उसको वो दिखाने लग जाता है। जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। याद रखिए बच्चों, जो आयोजन ये हो रहे हैं धार्मिक सांस्कृतिक, इन आयोजनों में जो पहले से सीखे हुए लोग हैं वो तो अपने ज्ञान को वहां दिखाते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन वहां करते हैं, लेकिन जो नौ सीखिए हैं, जो पीछे पीछे सीखते आ रहे हैं, उनके अंकुरण का भी ये उचित समय होता है, क्योंकि वो सीखना भी यहीं से, इन आयोजनों से ही प्रारंभ करते हैं। तो जो नहीं है वह फेंकने लगता पचकियां। जिनमें ये कला का जो प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है, जिनमें कला का ज्ञान पहले से भरा हुआ नहीं है, वो इन आयोजनों में उनका अंकुरण करने लग जाते हैं, अर्थात वो सीखने लग जाते हैं। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है। दशाश्वमेध क्या है? एक घाट है, गंगा का घाट है। तो आदमी जब इस दशाश्वमेध घाट पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, यानी घाट का जो आखिरी पत्थर है, यहां कवि का आशय है कि ये घाट का पत्थर उस व्यक्ति की कठोरता का प्रतीक है। लेकिन जैसे ये वसंत का आगमन होता है और उस घाट पर जाता है व्यक्ति, उसके अंतिम पत्थर को देखता है, यानी उसका जो कठोर हृदय है, कहने का मतलब कठोर हृदय कोमल बन गया है। कठोर हृदय कैसा बन गया? कोमल बन गया है। यानी और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। जो बंदर हैं वो भी अब इस आशा और उम्मीद के साथ वहां बैठे हुए हैं कि लोगों की जब भीड़ आएगी तो वो भीड़ उनको खाने के लिए कुछ न कुछ देगी। इसी आशा और विश्वास के साथ वो, उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। निचाट यानी पूरी तरह से, निचाट का अर्थ क्या लेंगे? पूरी तरह से, यानी भिखारियों के जो कटोरे पूरी तरह से खाली हैं, उन भिखारियों के कटोरों में भी वसंत का आगमन हो जाता। वसंत यहाँ समृद्धि का सूचक है, वसंत यहाँ खुशहाली का सूचक है, वसंत यहाँ संपूर्णता का सूचक है। और जो उन भिखारियों के कटोरे हैं, जब वहां भीड़ बढ़ती है, आस्थावान बढ़ते हैं, श्रद्धालु लोग बढ़ते हैं और उस मिथकीय शहर से जिनकी धारणा जुड़ी हुई है, वो जब वहां आते हैं तो वहां पर वो उन भिखारियों को भीख देते हैं। और कवि ने इसी भीख को कहा कि जब ये भीख उन भिखारियों के कटोरों में गिरती है तो जैसे अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। और एकदम से जो भिखारियों के चेहरों पर जो चमक आ जाती है, क्योंकि उनको क्या चाहिए? भीख चाहिए। और भीख जब उनको मिल जाती है तो उनके चेहरे पर चमक आ जाती है और उनका कटोरों का जो खालीपन था वो दूर हो जाता है। ये सब होता बनारस शहर में, प्राचीन और नवीन शहर में, धार्मिक और आध्यात्मिक शहर में, प्राचीन शहर में। ठीक है, इसके आगे और देख लेते हैं। फिर देखिए, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती। तो ध्यान दीजिए, वसंत का उतरना यहां मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। कवि बनारस के उस ढांचे का वर्णन कर रहा है, बनारस की विशिष्टता का वर्णन कर रहा है, बनारस की
रीति रिवाज और परंपराओं का वर्णन कर रहा है। कवि कह रहा है कि तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना। जो भिखारी वहां मंदिरों के सामने बैठे हैं, अपने खाली कटोरों में जब लोग भीख स्वरूप कुछ पैसे डालते हैं, तो कवि ने कल्पना की है कि जैसे उनके कटोरों में वसंत उतर रहा है। वसंत समृद्धि का प्रतीक है, वसंत खुशहाली का प्रतीक है। और जब उन भिखारियों के कटोरों में जब वो सिक्के गिरते हैं, तो ऐसा कवि आरोप कर रहा है कि मानो वहां जो उन कटोरों में वसंत ऋतु उतर गई हो। यह शहर इसी तरह खुलता है, यानी इस शहर के दिन की शुरुआत इसी तरह होती है। किस तरह? भिखारियों के कटोरों में भीख देने से होती है। इस तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते कंधे अंधेरी गली में। देखिए यहां बनारस, इसका मतलब है बनारस में जो प्राचीन काशी है वहां सकड़ी गलियां हैं। तो कवि कह रहा है कि यहां रोज रोज एक अनंत शव को, यानी व्यक्ति उस गंगा के घाट पर, जो वहां बनारस में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके शव को ले जाते हैं कंधों पर अंधेरी गलियों से निकल करके चमकती हुई गंगा की तरफ। यहां गंगा की चमकती हुई जो विशेषता बताई, इसका मतलब गंगा नदी क्या है? मोक्षदायिनी है। यहां मिथकीय धारणा जुड़ी हुई ना, मिथकों का प्रयोग किया है और मोक्षदायिनी बताया गंगा को। यह शहर इसी प्रकार एक एक व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो खाली होता है, और जैसे भिखारियों के कटोरे में जैसे वसंत उतरता भीख आती है, वैसे वो बढ़ता रहता है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बसते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। इन सारी पंक्तियों में ये बताने की कोशिश की है कि बनारस के लोग उतावले नहीं हैं। उतावले नहीं हैं, वहां प्रत्येक कार्य अपनी रो में होता है। इसलिए कवि यहां कह रहा है कि इस शहर में धूल भी धीरे धीरे उड़ती है, लोग भी धीरे धीरे चलते हैं, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, और यह जल्दबाजी आधुनिकता का प्रतीक है। आज के आधुनिक लोगों को जल्दबाजी है, बस चले जा रहे हैं, रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बसते हैं घंटे। मंदिरों में जब आराधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, तो उन घंटों के बजने का जो स्वर है वो भी धीरे धीरे है, और शाम भी धीरे धीरे होती है। इसका कारण ये है क्योंकि वहाँ घाटों पर पूजा अर्चना की जाती है, और उसके कारण, पूजन के कारण ऐसा लगता है कि चहल पहल एकाएक बंद नहीं होती है। कवि इसलिए कह रहा है कि शाम भी धीरे धीरे होती है। स्क्रीनशॉट ले लें एक इसका। देखिए कवि ने जो बनारस शहर में जो धीरे धीरे होने की जो प्रक्रिया बताई है, अर्थात जो बनारस के लोगों में जल्दबाजी नहीं है, यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय। सामूहिक लय का मतलब समूह में, यानी सभी, और दृढ़ता से बांधे समूचे शहर को, यानी एकता के सूत्र में। ध्यान दीजिए, यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय, यानी बनारस शहर के सभी व्यक्ति एक साथ, किसी एक व्यक्ति में ये
प्रमुखता विशेषता नहीं है, ये सभी में सामूहिक रूप से सब में ये विशेषता है कि वहां हर काम धीरे धीरे हो रहा है, दृढ़ता से बांधे समूचे शहर को। और ये धीरे धीरे होने की जो गति है, इसने पूरे बनारस शहर को एकता के सूत्र में बांध रखा है। इस दृढ़ता कहते हैं मजबूती से। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी। यहां देखिए कितना वो धीरे धीरे होने की जो प्रक्रिया है, उसने पूरे बनारस शहर को एकता के सूत्र में कितना मजबूती से बांध रखा है। ये देखिए कि कुछ भी गिरता नहीं है, क्योंकि प्राचीन जो काशी धार्मिक नगरी थी, यहाँ के जो संस्कार थे, यहाँ की जो परंपराएं, जीवन मूल्य है, ये आज भी विद्यमान है। ये आज भी विद्यमान है, आज भी है, यानी वो गिरे नहीं है। वर्तमान बनारस या वाराणसी बन गया, फिर भी जो संस्कार प्राचीन उस शिव नगरी के थे वो आज भी विद्यमान है। कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है। हिलता नहीं है इसका मतलब है लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास हिलता नहीं है। ये आस्था, श्रद्धा, विश्वास किसके प्रति है? ये शिव के प्रति है, ये मोक्षदायिनी गंगा के प्रति है। इनके प्रति लोगों का जो है विश्वास कम नहीं हुआ है, इनकी आस्था कम नहीं हुई है, इनकी श्रद्धा कम नहीं हुई है। इसलिए बनारस से कवि ने क्या जोड़ा है? एक मिथक जोड़ा है, मिथकीय धारणा जोड़ी है। बनारस को एक मिथकीय शहर का है, जो पौराणिक जो आख्यान होते हैं, मनगढ़ंत कहानियां होती है, जिसमें तर्क के लिए कोई जगह नहीं होती है, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है। अर्थात जो काशी, जो शिव नगरी थी, वहां जो जो वस्तुएं जो पहले जहां विद्यमान थी, अर्थात जो जो परंपराएं, रीति नीति रिवाज, सांस्कृतिक मूल्य जो जहां थे वो आज भी वही है। अर्थात उस अमूल्य धरोहर का हमने क्या किया? संरक्षण किया है। कि गंगा वही है, अर्थात जो गंगा नदी पहले जहां बहती थी आज भी वहीं बह रही है। और गंगा पवित्र नदी है, मोक्षदायिनी नदी है, कि वहीं पर बंधी है नाव। गंगा नदी में जहां पर पहले पार करने के लिए नाव बंदी होती थी एक किनारे से दूसरे किनारे तक, आज भी वहां पर नाव बंदी है। कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ। खड़ाऊ कहते हैं चप्पल या पदवेश भी कह सकते हैं। यानी तुलसीदास जी ने जिस गंगा नदी को पार की थी, उनकी पदवेश चप्पल आज भी वहीं पड़े हैं सैकड़ों वर्षों से। सैकड़ों कहते हैं मतलब कितने ही 100 बरस बीत गए, सैकड़ों बरस बीत गए, आज भी ये चीजें वहीं की वहीं विद्यमान है। कवि स्पष्टतः ये कहना चाहता है कि इन जगह से लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास जुड़ा हुआ है, इसलिए ये चीजें आज भी विद्यमान है। प्राचीन काशी नगरी और वर्तमान वाराणसी नगरी के मध्य किस प्रकार सामंजस्य है, ये कवि ने बताने की कोशिश की है। अब हम एक साथ इसका जो है विशेष भी देख लेते हैं। देखिए, पूरी कविता की व्याख्या करने के बाद हमने जो अंश पढ़ा है उसका जो है विशेष देख लेते हैं। बनारस में वसंत के आगमन का वर्णन किया है, बिल्कुल ठीक है। कवि का मन प्राकृतिक सौंदर्य में नहीं रम रहा है, उसको तो केवल बनारस का वर्णन करना है। मुक्त छंद में रचित कविता है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया, भाषा सरल सहज, आम बोलचाल की आसानी से अर्थ ग्रहण हो जाता है। लक्षणा शब्दशक्ति का प्रयोग है, वसंत का खाली कटोरे में उतरना नवीन प्रयोग है। बनारस की विशिष्टता का वर्णन है कि वहाँ सभी एकता के सूत्र में बंधे हैं और कार्य कैसे होते हैं? धीरे 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 सारे कार्य हो रहे हैं, जल्दबाजी किसी को नहीं है। बनारस के साथ कवि ने मिथकीय धारणा जोड़ी है, और वो मिथकीय धारणा क्या है? मोक्ष, उद्धार। किससे? गंगा से या शिव से। बिंबों का प्रयोग है और धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये हम अपने विशेष में लिख देंगे। निश्चित रूप से ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। यदि कक्षा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। अपने साथियों मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो। और इसके बाद हम जो है
इस बनारस कविता की व्याख्या का भाग 2 शीघ्र ही हम लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।